Yes. So we are going to start new chapter, that is chemical bonding. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर भी रखा है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट important points of chemical bonding. After that we are going to do some questions related to it, and then I will send the PDF. Okay. सो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 3-4 क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है. फास्ट मैनर में करेंगे, जहां सॉल्व करने वाला कुछ होगा, देन वी विल डिक्रीज अवर स्पीड. ओके. सो फर्स्ट बॉन्ड यहाँ पे जो हम बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, किसी को नहीं दिख रही है स्क्रीन? जस्ट वेट, प्लीज वेट करिए. 1 मिनट, एक मिनट वेट करिए बेटे. हाँ, एक्चुअली इन लोगों ने ना, जैसे आप बता रहे थे, प्रदीप ने बताया था, इन लोगों ने सारा इंटरफेस चेंज किया है. तो कल इन्होंने माइक का ऑप्शन बंद कर दिया था, हैंड रेज का, सभी एप्स में. फिर ये इनको मेल करके अनेबल करवाना पड़ा मुझे. 1 मिनट, अनेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा. मैं क्लास डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करती हूँ. ये रोज के पंगे हैं इनके. अब दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? प्लीज बता दीजिए. मैं ये शिफ्ट कर रही हूँ तो आपको ये दिख रहा है? बताइए. हेलो, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो आवर चैप्टर इज अबाउट केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग. तो सबसे पहला बॉन्ड यहाँ पे जो आता है, दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं. ये हम अपनी 8th 9th क्लास से पढ़ते जा रहे हैं, तो वही चीज है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. आयनिक बॉन्ड हम कब यूज करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ट्रांसफर हो. इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं एक स्पीसीज से सेकंड स्पीसीज में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होंगे? जब एक हमारे पास, सपोज मैं NaCl की बात करूं, तो NaCl में मेरे पास क्या सीन है इसका, कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा,
ठीक है, और एक हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज आता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, और जब एक स्पीसीज ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दूसरी ने गेन कर लिया, तो इनसे हमारे पास बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोविलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारा है हमारे पास बेसिक पार्ट। तो आयनिक बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलर बॉन्डिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं। और यूजली जब ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, उससे बनता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, फटाफट से समझिए कि जब हमारे पास, मान लो मैंने कोई दो स्पीसीज लिखी, सपोज करिए H और Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था। किसी भी कारण से जब ये बॉन्ड टूटा, वो इस तरीके से टूटा कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके हिस्से का आना चाहिए इसके पास, वो भी दूसरा स्पीसीज ले गया, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं जैसे ये बॉन्ड है जहां दोनों स्पीसीज की पोलैरिटी में डिफरेंस नहीं है, जब ये टूटेगा तो दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज, जो हमेशा की रेडिकल देती है, ये याद रखिएगा। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा हेट्रोलिटिक क्लीवेज से होती है, क्योंकि हेट्रोलिटिक क्लीवेज से मेरे पास आयन बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जब ये मिलेंगे तो मेरे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आयनिक बॉन्ड हमारे पास तीन चार चीजों को लेके चलता है, जिसकी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे पढ़ना है। पहली बात तो हमारे पास जितना हमारे पास ये लिखा है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी भी स्पीसीज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, अगर किसी स्पीसीज ने जैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो मैं बोल दूंगी यूनिवेलेंट स्पीसीज है वो। अगर दो कर रही है, गेन कर रही है या दे रही है किसी को, तो हम बोलेंगे डाईवेलेंट स्पीसीज। ठीक है, वैलेंसी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फैक्टर, कि हमारे पास जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, कौन सा फैक्टर है जिससे हमारे पास फर्क पड़ेगा कि आयनिक बॉन्ड बनना है या नहीं बनना। अब आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी भी बॉन्ड की कम है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, और अगर बॉन्ड इजी ब्रेक करेगा तो आयन भी हमारे पास जल्दी बनेंगे, इजीली बनेंगे, और आयन इजी बनेगा तो आयनिक बॉन्डिंग भी मेरे पास इजी होगी। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बट आई एम सेइंग? ठीक है, उतनी ही बॉन्डिंग इजी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग। उसके बाद साथ में हमारे पास एक और फैक्टर आता है जो आपने आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए देखना है, वो है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या चीज है, मुझे इसको सेव कर लेने दीजिए। यस, सेकंड फैक्टर इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप सभी को पता है कि किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में जब आयन एक दूसरे से जुड़ के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम ये करते थे सॉलिड स्टेट में, तो हम बोलते हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर लैटिस बना लिया। ठीक है, तो एक मोल, ध्यान से सुनिएगा, एक मोल कंपाउंड कैसे बनेगा, जब आयन जुड़ेंगे, जब हमारे पास ये आयन जुड़ते जा रहे हैं और मेरे पास एक मोल कंपाउंड बन गया, तो वो भी लैटिस एनर्जी है। और अगर मैं बोलूं कि एक मोल कंपाउंड से ब्रेक होने के बाद मेरे पास आयन बन गए, तो वो भी लैटिस एनर्जी है। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे जो साइंस हैं वो अलग अलग होंगे। जब किसी भी स्पीसीज में बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं तो उस टाइम पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है, गिवन करनी पड़ती है। रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है जो आपने देखना है, कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब मेरे पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड उतनी ही जल्दी टूटेगा। सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, गेन करने की पावर दूसरी स्पीसीज की ज्यादा हो,
इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, पर अगर दूसरी स्पीसीज ने गेन नहीं किया तो बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा फैक्टर है मेरे पास लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये आपस में जुड़ेंगे उतनी ही एनर्जी आपको देनी है, लेनी पड़ेगी, ठीक है, या तो निकलेगी या देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब इन द शॉर्ट अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो ये है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा फैक्टर फेवर करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही जल्दी हमारे पास आयन भी बनेंगे, ठीक है, आयन्स हमारे पास उतनी ही जल्दी बनेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चंस करवाने साथ साथ, सो आई एम ओपनिंग द स्लाइड्स आल्सो। होपफुली आपको स्क्रीन ब्लैक दिखने लग गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमें 3 फैक्टर किए हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए। तो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि हमारे पास लैटिस एनर्जी की डिटर्मिनेशन कैसे होती है, हाउ टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए वी आर हैविंग हेस साइकिल। कभी भी हेस साइकिल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथी है, बट आपको याद रहे कि हम हेस साइकिल से इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा फैक्टर लिख के दिखा देती हूँ, वैसे कभी आता नहीं है पेपर में ये। किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन, मान लो मैं लिखूं कि मेरे पास ना के एफ बन गया, तो लिखना बहुत इजी है कि के पॉजिटिव है एफ नेगेटिव है, के एफ बन गया। बट इनकी फॉर्मेशन बड़े सारे स्टेप में होती है, तो ये कौन बताता है? हेस्लॉ। हेस्लॉ ने ये बताया कि जब आपके पास कोई भी स्पीसीज सॉलिड में है तो सबसे पहले आपको उसको गैसियस में कन्वर्ट करना पड़ता है। गैसियस से आप आयन निकालते हो तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। सेम वे में अगर मेरे पास फ्लोरीन है, हाफ फ्लोरीन लिखेंगे ना हम इसको, ठीक है, हाफ फ्लोरीन, क्योंकि F2 मॉलिक्यूल होता है तो इसका आधा हिस्सा चाहिए आपको, डायाटॉमिक फॉर्म में होता है। तो ऐसी स्पीसीज को पहले तो हमें, ये डायाटॉमिक है, इकट्ठा होता है, उसको तोड़ना है, तो मुझे डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। जब मैं इसको तोड़ूंगी तो ये एफ गैशियस में चला गया, ठीक। उसके बाद ये मॉलिक्यूल गैशियस में आ गया, अब ये गेन कर सकता है, तो गेन के लिए मुझे कौन सी एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ वी आर हैविंग आयंस जो मुझे चाहिए थे। अब आयन बनने के बाद आप लोगों को पता है कि ये एक दूसरे के साथ रेक्ट करेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ रेक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? के एफ की फॉर्मेशन। आयन से जब मेरे पास 1 मोल लैटिस बनता है तो उस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और मैंने अभी बताया दो स्पीसीज जब जुड़ेंगी उस टाइम एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका साइन नेगेटिव रहेगा। तो दिस इज होल प्रोसेस कि न्यूमेरिकल आता है यूजली इसका, ठीक है, बट इसका क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज इट इज लेंथी। सो यू हैव टू नो कि जब भी हमने इस तरह के क्वेश्चन निकालने हैं तो हमारे पास हेस लॉ ये बताता था कि ओवरऑल हमारे पास जो लेटिस एनर्जी है या किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ये बन रहे हैं ना हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू उसकी हीट ऑफ, ये सब्लिमेशन एनर्जी है, दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, नाउ इट इज डिसोसिएशन एनर्जी, फिर साथ ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, और साथ में ही मैं लैटिस एनर्जी। मैंने सारे साइन यहाँ पे प्लस में दे दिए हैं, बट न्यूमेरिकल में आपको डाटा दिया जाएगा कि लैटिस एनर्जी माइनस में है या प्लस में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑब्वियसली माइनस में होती है, तो ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा। सो फर्स्टली आई जस्ट इन द बेसिक्स आई एम राइटिंग दिस कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इन सभी चीजों के जोड़ से मिलती है। whatever the sign is given in the numerical you can use this may be positive, this may be negative, this is negative, okay, so you have to use this kind of thing। दिस इज हेस लॉ, कभी भी पेपर में नहीं आएगा।
सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आता है कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। आयनिक बॉन्ड से ये याद रखिए क्या हमारे पास कुछ फीचर्स हैं इसके आयनिक बॉन्ड के, कि पहली बात तो मॉलिक्यूल की नेचर जो है वो क्रिस्टलाइन हो जाती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। सो इफ बॉन्ड इज आयनिक तो मॉलिक्यूल इज इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। it is having strong magnetic forces, sorry metallic forces, that's why melting point boiling point ज्यादा रहेगा, वो हार्ड होगा, ब्रिटल होगा। ये छोटी छोटी चीजें कई बार डायरेक्टली एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। और इनका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। तो ये दो चार चीजें आपको वैसे पता ही होंगी, बट फिर भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार यहाँ से फ्रेम हो जाता है। और यहाँ आयन इजीली बनते हैं, तो आयन से हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ वन मोर थिंग यू हैव टू राइट कि यहाँ पे आयनिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि आयन बनते हैं तो आयनिक रिएक्शन एकदम से फास्ट रेट पे आपको मिलेंगी, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक चीज और लिखिए जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी और पेपर में इसका क्वेश्चन 2-3 बार आया है। आयनिक बॉन्ड हमारे पास कभी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन आयनिक बॉन्ड। हमेशा कोवलेंट बॉन्ड में स्टीरियो आइसोमर मतलब जैसे आप RS निकालते हैं, EZ निकालते हैं, है ना, तो वो हो सकता है, बट यहाँ पे कभी भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आयनिक बॉन्ड में पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस पूछूं कि बताओ कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किस में बनेगा। सो प्लीज नोट डाउन दिस काइंड ऑफ थिंग कि हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। कि मान लो मैंने 4 स्पीसीज दी, Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, क्योंकि ये चीजें कर लेंगे बट क्वेश्चन में कैसे आती हैं ये चीजें, आपको 3-4 चीजें दे देगा, ऑप्शंस दिए हैं कि बताओ कि इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका है। तो आप लोग ये याद रहेंगे कि जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको फॉर्मूला ध्यान रहे। फॉर्मूला होता है कि फोर्स है जो बॉन्डिंग में, आयनिक बॉन्डिंग में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। so this is the expression that we can find out in the ionic bond। तो आप याद रखेंगे कि आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है आपस में और उनके बीच में रेडियस कितनी है, ठीक है। तो आप बताइए कि किसका आपको लग रहा है। यस एनीवन, बताइए, बोलिए, आर यू गेटिंग माई वॉइस। कोई भी नहीं बोल रहा, क्या हो गया। बोलिए बच्चे, किसकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी। आप लोगों को मेरी वॉइस सुन रही है, मुझे किसी की वॉइस नहीं सुन रही। हाँ जी बोलिए, किसकी बॉन्डिंग ज्यादा है। माइक ऑफ करिए, ठीक है, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे पास जितना फोर्स, ये देखिए न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Q1 Q2 ये चार्ज को ही बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए स्पीसीज में आयनिक बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, लिख लीजिए। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितना ज्यादा चार्ज है, अगर डिस्टेंस दिया है तो वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। So strength is dependent upon this. So charge is highest in this option. So this is the answer. So this can be asked in the paper. उसके बाद हमारे पास जैसे ये पूछता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी करवा भी रखा है क्लास में, कि मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एक एटम की, सपोज करिए इन्होंने सीजियम की दे दी, सीजियम की 0.7 है, और मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फ्लोरीन है उसकी है 1.6।
सॉरी 4.0। तो ये पूछ रहा है कि जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पीसीज, वो कौन सा होगा बताओ। ठीक है, ये आगे 3-4 ऑप्शन पूछ लेता है कि आयनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, या फिर मेटालिक बॉन्ड होगा, बताओ कौन सा होगा। यस, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि जब भी हमारे पास किसी भी दो स्पीसीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, हमारे पास हाई हो, ठीक है, या फिर मैं लिख दूंगी मोर देन 1.9 हो, ये डाटा हम लोगों ने periodicity में भी पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे भी याद रखिएगा। तो अगर 1.9 से ज्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हम बच्चों के वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं कि हार्ड कौन होता है या नहीं, जो अब 2 क्वेश्चन करवाए हैं ये 100% प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग इन द कोवलेंट बॉन्ड कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और सुनिए, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, मेरे दिमाग में आया है वो देखिए। मान लो मैंने पानी लिख दिया, एक ऑप्शन लिख लो आप इथेनॉल, वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एसीटोन एंड अनदर आप लिख लीजिए ईथर। मान लो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि अगर हम इनको NaCl में, ठीक है, डाल दें, ठीक है, डालने पर सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी, फाइंड आउट करिए, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन आयनिक बॉन्ड का क्वेश्चन है और इसमें आपने याद रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी है आयनिक बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पे जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी भी उतनी होगी। तो आपको ये पता होगा कि जितने भी सॉल्वेंट हैं उसमें से वाटर जो है वो उसका हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका सबसे ज्यादा रहता है जिसकी वजह से वाटर इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये 4-5 क्वेश्चन है, ये आपने याद रखने हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू द कोवलेंट बॉन्ड कैटेगरी, जो पेपर में क्या क्या इसका पूछा जाता है वो सुनिए। कोवलेंट बॉन्ड सभी को पता है शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन आपस के एक दूसरे के साथ शेयरिंग में जाते हैं जिसको हम बोलेंगे कि H2 की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो किसी भी बॉन्ड को अगर आप बनाएंगे जो शेयरिंग से बनता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। और कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे क्या रहती हैं, कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमें 3-4 फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। पहला फैक्टर कि हमारे पास जो दो एटम आप लेके चल रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए था, वेरी वेरी लेस, ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट जीरो भी लिख देता है ये कई बार, या फिर डाटा में आपको दिया जाता है शायद मेरे को ये देखना पड़ेगा, आई हैव टू चेक, तो एक बार मैं इसको करवा दूं देन वी विल टेक द एग्जैक्ट डाटा। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, या बहुत माइनर होगा तभी काम चलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट फैक्टर जो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनते हैं, ठीक है, तो अब ऐसा क्या फैक्टर है जो उनकी शेप्स भी डिसाइड करे। पहले इसकी स्टेट समझ लीजिए कि ये हमारे पास किसी भी स्टेट में मिल सकते हैं, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, मैं लिखूंगी जर्नली, नॉर्मल कंडीशन में ये हमारे पास गैस या फिर लिक्विड्स में मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसी में है, बट थर्ड जो स्टेट है वो सॉलिड भी आपको देखने के लिए मिलती है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लो होगा। एक्सेप्ट कर लीजिए, ये पेपर में पूछते हैं कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम जिसका फॉर्मूला है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, यहाँ पे बॉन्डिंग तो हमारे पास कोवलेंट है बट यहाँ पे इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। ये 3 ऐसे कंपाउंड है, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी कैसे होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर, क्यों, क्योंकि आयन नहीं है,
मूवमेंट नहीं है। सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? सॉल्युबिलिटी के लिए याद रखना है, अगर तो पोलर है, ये क्या है, यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, तो पोलर वाले तो पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड जिसमें पोलैरिटी नहीं है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, वो नॉन पोलर में जाके घुलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, जितने लैब वाले सॉल्वेंट हो गए, जैसे टॉलिन हो गया, ठीक है, इस तरीके से पोलर में जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, ये वाली चीजें, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग। और साथ में एक पॉइंट और मेंशन करिए, पीछे लिख लेना साथ में, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इट इज रिजिड एंड डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब पता होगा आपको कि बॉन्ड यहाँ से एरो नहीं लगा के लिखते हम जब ये बनाते हैं, तो ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, रिजिड बॉन्ड है, बस ये याद रखिएगा, डोंट गो इन डिटेल, बिकॉज डायरेक्शनल वर्ड इटसेल्फ ये यहाँ पे सूट नहीं करता, और आयनिक बॉन्ड को हम नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब हमारे पास अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो स्टीरियो आइसोमर, जितने भी तरह के आइसोमर्स हैं वो यहाँ पे पॉसिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज से जाएं जो दूसरे को डोनेट हो जाए और बॉन्ड बन जाए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही डोनर एटम होता है जो बॉन्ड देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ए स्पीसीज की, मान लो इसके पास ना आठों के आठों इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये तो स्टेबल है, बट इसके पास सपोज करिए कोई एक स्पीसीज आई जिसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये स्टेबल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्यों देगा? बट यहाँ पे बॉन्डिंग में एक ऐसी फीचर है कि हो सकता है कि अगर मॉलिक्यूल खुद से स्टेबल है या लोन पेयर है उसके पास, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब एक इसका है या एक इसका है, बॉन्ड ऐसे बनता है। बट अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भी दे देगा कि हम बीच में रख लेते हैं कि बॉन्ड बना ले। तो ये क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ये 1 2 3 4 और 20 पीसीस ऐसे इसके पास में आ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बीच बीच में इसके साथ भी शेयरिंग रहती है। और बनाने के टाइम हम इसको ऐसे बनाते हैं कि ए मेरे पास डोनर है और इसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर। तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यूजली कोऑर्डिनेट बॉन्ड लुईस एसिड लुईस बेस में मिलता है, ये याद रखिएगा क्योंकि पेपर में काफी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। लुईस एसिड लुईस बेसिस में हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं जिसकी वजह से ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रॉन खाली हैं। सपोज करो इसके पास कोई भी ऐसी स्पीसीज, मान लो जी ग्रुप कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अमोनिया क्या करेगा इसके साथ, ठीक है, या सपोज करिए इसके पास H पॉजिटिव आ गया, तो ये H पॉजिटिव इसके पास तो खुद नहीं है कुछ, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ऐसे ऐसे भी ड्रॉ किया होता है कई जगह पे, अगर आप चेक करेंगे, या मैं लिख दूंगी कि N के साथ G ग्रुप ने एसोसिएशन कर ली जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन N ने दिए, तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें अमोनियम आयन में, ठीक है, अमोनियम आयन जो ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं इसने, H2O2 हो गया, ओजोन हो गया, CO हो गया, इन सभी में हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर, ये सारा पार्ट यहाँ पे, और कुछ भी इसके और नहीं पेपर में कुछ आ सकता। अब मेन फीचर्स जो आप लोगों ने याद करनी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपने करना क्या है, आपको सॉल्युबिलिटी याद रहे, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल याद रहे, पेपर में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अब जैसे ये पूछता है क्वेश्चन ले आप यहाँ पे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ NO, N2 ले लो पहले, चलो, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2, N2 की बॉन्ड फॉर्मेशन में बताओ जी कितने इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक आप नहीं काम कर सकते। N2 में सभी को ये पता होना चाहिए पहले कि ये ट्रिपल बॉन्डेड है।
ट्रिपल बॉन्डेड है तो मैं ये बोलूंगी एन एन, ठीक है। तो आप ऐसे बना दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन बीच में ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हर लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारे कंपाउंड जैसे AlF3, BeCl2, ये सभी को वैसे पता भी होगा, PCl5, IF7, SF6, ठीक है। ये सारे के सारे कंपाउंड जैसे AlCl3, ये ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में भी है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेसिव भी है। तो या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या डेफिशिएंट है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ये क्वेश्चन हजारों बार पेपर में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत बड़ा गैंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बेचारे सीधे साधे होते हैं, पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनता है 3D टाइप का। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं SiO2 CO2, तो क्या आप आंसर दे सकते हैं? फटाफट से आंसर करिए प्लीज। SiCl4, ठीक है। तो आंसर है SiO2। क्यों? क्योंकि ये यूनिट एक दूसरे के साथ मिलती जाती है और 3D स्ट्रक्चर बना देती है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, ठीक है। और ठीक है, दिस इज क्लियर। नाउ आपको ये पूछा जा सकता है कि, वेट करिए 1 मिनट, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। और हाँ जी, SiO2 में मैंने कोई बॉन्डिंग नहीं आपको बताई अभी तक, पर मैंने ये लिखा है कि कोवलेंट स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ठीक है। ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, कोवलेंट बॉन्ड की ही एग्जांपल दी थी मैंने, वहां सिलिका का भी बताया था आपको कि ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ते जाते हैं ये। उसके बाद हमारे पास फॉर्मल चार्ज क्या है, एक ही एग्जांपल करवाऊंगी, सो ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग। ये पेपर में नहीं आता, ठीक है, यूजली नहीं आएगा पेपर में, बट फिर भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से कोई भी प्रोबेबिलिटी पेपर में आने वाली नहीं है। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। कोई भी एटम जो दिया गया है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद माइनस में 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ही करेंगे, ठीक है, सपोज करो मैं N2O की बात करूं, तो मैंने सपोज करिए इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो 5 होते हैं इसके, आता नहीं है, कभी भी पेपर में नहीं आएगा, सो इसके ऊपर ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसके 5 बना लेते हैं। और ऑक्सीजन हो गया, इसके कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो सभी आपस में शेयर करेंगे तो 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब आपने फॉर्मल चार्ज निकालना होता है जिसमें आप 1 बाय 1 ये देखेंगे करना क्या है। तो पहले जैसे सपोज करिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो अगर मैं लिखूं टर्मिनल नाइट्रोजन, टर्मिनल नाइट्रोजन का मतलब 1 नंबर पे क्या चार्ज है, ठीक है, ठीक है, 1 नंबर पे क्या चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 5। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर लोन पेयर कितने हैं, फटाफट से बताइए। ये तो बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है, तो लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, लोन पेयर ये 2 पड़े हैं जो बॉन्डिंग में नहीं है, ठीक है। तो लोन पेयर वाला ऑप्शन कर लिया, उसके बाद आ जाइए आगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने बॉन्ड बने हैं, ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्ड बने हैं जिसकी वजह से लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप फॉर्मल चार्ज निकालें, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू
इसके बाद आएगा 5 माइनस 2 माइनस 1/2 इंटू 6, जिसका आंसर यहाँ पे आ जाता है 0, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि क्या इस नाइट्रोजन के ऊपर मैंने कोई चार्ज लगाया, +1 -1 नहीं लगा ना, न्यूट्रल है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो फोर्स जो फॉर्मल चार्ज है वो भी आपके पास 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आता है, कभी भी पेपर में नहीं आता। सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग दिस फॉर 2 and 3, ये आप खुद से कर लेना, कभी भी नहीं आता ये पेपर में। सो नाउ आई एम गोइंग नेक्स्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी का मतलब है बच्चे कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। ठीक है, दो एटम्स में जितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है उतनी ही जल्दी हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी जाता है, मतलब HF है। ये बेचारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी, हम बोलेंगे कि बॉन्ड में पोलैरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सो इफ आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन कि विच बॉन्ड इज पोलर, सो कैन यू टेल मी राइट आंसर, विच वन इज पोलर? यस, तो आंसर इज HF। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाता है पोलैरिटी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा डाटा देख लीजिए, क्योंकि कई बार डाटा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो एवरीबॉडी प्लीज लर्न दिस। दो एटम्स के बीच का डिफरेंस, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, न्यूमेरिकल आता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर और बॉन्ड नेचर, ये बॉन्ड किस तरह का है। सो प्लीज राइट डाउन द डाटा। अगर मैं कहूं कि इनकी पोलैरिटी डिफरेंस 0 है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी 0 है, बॉन्ड मेरा प्योरली कोवलेंट होगा, क्योंकि अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4-5 डाटा लिखेंगे हम। अगर मेरा डिफरेंस 0.1 से 0.8 के बीच में है, तो आंसर जब आप कैलकुलेट करते हैं यूजली ये आता है, तो मैं लिखूंगी मेरा बॉन्ड कोवलेंट है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर तो निकल जाता है, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये याद रहे सभी को, और ये वाला पार्ट याद रहे। उसके बाद अगर ये 0.9 से 1.8 हो, 1.9 हो और 2 से 3.2 हो, 5 डाटा हैं हमारे पास। 0.9 से लेके 1.8 तक हमारे पास ये इतना निकलता है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो बीच वाले कॉलम को याद मत करिएगा, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। थर्ड में आ जाएगा पोलर कोवलेंट, मतलब हल्की हल्की पोलैरिटी आनी शुरू हो गई। 1.9 वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर्स में फ्रेम आउट होता है कि 1.9 अगर आता है एग्जैक्ट डिफरेंस, तो 50% आयनिक है, 50% कोवलेंट है। बट अगर हमारे पास डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हो जाए, तो बॉन्ड हमारे पास आयनिक आता है। अभी एग्जांपल लिया था। तो ये कैसे पता चलता है, ये डाटा जब आपको याद रहेगा तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में फ्रेम आउट होते हैं। ये सारे जितने मैं यहाँ पे फ्रेम आउट कह रही हूँ, तो इसका मतलब है ये MCQ क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। सो इसको ध्यान रखिएगा, और इसके साथ का कोई एक आधा क्वेश्चन और कर लिया करो। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो नाउ वी आर गोइंग कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक करेक्टर। कई बार पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, सो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। सो ओनली वन एग्जांपल वी विल टेक। ठीक है, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप इस चीज को देख के थोड़ा बहुत कर जाएंगे, तो कम से कम 30-32 नंबर आपके फिर भी आ जाएंगे, अगर सिर्फ इतनी चीजों को आप याद रखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने बच्चे अगर वीडियो सुन रहे हैं तो आपने कुछ और नहीं करना, आपने सब सारा करना है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए, मान लो मेरे पास आ गया कि सीजियम क्लोराइड है, मेरे पास बॉन्ड है। ठीक है, इन द सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसका आयनिक करेक्टर जो है वो कैलकुलेट करिए, निकालिए। बट हमें दिया गया है सीजियम और क्लोरीन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी कितनी है, प्लीज नोट डाउन।
दिस इज 0.7, दिस इज 3.0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पूछा जा सकता है, अगर मैं पूछूं कि बताओ जी बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो आप निकाल सकते हैं डाटा। ठीक है, बताया आपको, ये आप कर सकते हैं कि कितना डाटा है, क्या बॉन्ड बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने पीछे दिया है निकाल लेना। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट फैक्टर कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बेसिकली इट इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 डिफरेंस का स्क्वायर। ये मेरे पास होता है फॉर्मूला। तो 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी, भाई निकालो कितना आएगा, 3.0, 0.7, ये आ गया 2.3, 1.9 से ज्यादा है तो बॉन्ड तो श्योरली आयनिक होगा, ये पता चल गया हमें। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.3 प्लस 3.5, 2.3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े पेपर्स में आया हुआ है, तो जरूरी नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये आ गया आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, इजी है। अब पूछ सकता है कई बार, अगर आपको जैसे मैं ये क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे जा रही हूँ। सपोज करिए ये डू योर सेल्फ क्वेश्चन है कि मेरे पास एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है, एच आई है। आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो हम बच्चों, हमने क्या करना है, सभी के लिए ही कैलकुलेट करके देखना है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी गई हैं, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है। बॉन्डिंग आप निकाल के देख लीजिएगा, यही से प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा बॉन्ड क्या बनेगा, आयनिक है, कोवलेंट है, ये भी साथ साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखना, ऑर्डर एच एफ का, फिर HCl का, HBr का, HI, डू योर सेल्फ क्वेश्चन। ठीक है, so this is going to be very very important for your exam। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है डाइपोल मूवमेंट पे। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर मैं बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि मेरे पास इस टाइम स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। एक ही क्वेश्चन था डाइपोल मूवमेंट का जो डिफरेंट था, वी विल कवर इट। डाइपोल मूवमेंट का म्यू से लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू होता है हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, इट इज डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट होती है डिबाई, और 1 डिबाई हमारे पास 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको आगे लिखना चाहते हो तो इसके बराबर लिख लीजिए, यूजली इसकी जरूरत कभी भी हमें नहीं पड़ती। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब चीजों को रिलेट कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है, अगेन दिस इज द MCQ फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज नोट डाउन। पूछा जा सकता है, मान लो दिया HI, HBr, HCl, HF, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जब आप निकालेंगे ना, तो मैं लिख देती हूँ इसका डाटा कितना कितना आएगा शॉर्ट में, जो पीछे न्यूमेरिकल आपको अभी दिया। तो इसका शायद 7 के करीब, ये 12.9 निकाल लेना बच्चे। ठीक है, इसका मेरा 17.2 के करीब, और इसका 43। और अगर मैं, आपको नीचे दिख रही है ये स्लाइड, एक्स ए माइनस एक्स बी पे जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास इनका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का लिखा हुआ है, चेक करिए। आई कहाँ पे है, ये पड़ा, एच कहाँ पे है, ये पड़ा, तो कितना डिफरेंस है, 0.4, 0.7, 0.9 और 1.9। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि जब आपने डाइपोल मूवमेंट लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HI, HBr, HCl, HF। इसका होता है 0.38 डिबाई, इसका होता है 0.78 डिबाई, इसका 1.03 डिबाई, इसका होता है 1.9 डिबाई। तो यहाँ से क्या समझे आप कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, उतना ही क्या हुआ, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हुआ, तो उतना ही मेरे पास डाइपोल मूवमेंट भी इंक्रीज हुआ। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के साथ
हो सकता है पूछ ले कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, जो हमें एकदम से नहीं पता चलता कि पेपर में लिखना कैसे है, वो पता ऐसे चलेगा कि ये तीन चीजें आपस में रिलेटेड हैं। ये डाटा देख लीजिए 1 2 3। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। जब मॉलिक्यूल हमारे पास सिमेट्रिकल होगा, जब मॉलिक्यूल मेरे पास क्या बोलेंगे, नॉन पोलर होगा, जब मेरे पास मॉलिक्यूल पोलर होगा, तो फिर डाइपोल मूवमेंट में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, जब आपको कहीं पे भी ये दिया हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस ईयर 3-4 बार ही पेपर में आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल या फिर मेरे पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो मैं बोलूंगी कि मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट 0 है। क्या मतलब, अगर मैं लिखूं CCl4, तो ये होता क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, मतलब लीगेंड भी सारे एक ही जैसे हैं, टेट्राहेड्रल शेप भी अप्रोप्रिएट है। ठीक है, परफेक्ट में सारे के सारे लीगेंड एक ही जैसे होने चाहिए, तो वो परफेक्ट शेप होगी। अगर मैं लिखूं मेटल है, लीगेंड लग गए 4 ऐसे, ठीक है, 2 ऊपर नीचे कर दो ऐसे, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 है, लीगेंड एक जैसे हो। बट अगर मैं बोलूं CHCl3 है, बताओ जी इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि लीगेंड यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है। बहुत बार पेपर में आता है, नॉन पोलर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट पोजेस करेगा। ठीक है, सॉरी, नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट नहीं पोजेस करेगा और पोलर में डाइपोल मोमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं CO2, जितना इधर जा रहा है उतना ही वो उधर जा रहा है, तो पोलैरिटी का डिफरेंस यहाँ पे जितना आपस में इधर उधर जा रहा है, तो वो नील हो रहा है। तो मैं बोलूंगी कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल भी आ गया तो डाइपोल मोमेंट 0, एस CO2 का 0। H2 लिखूं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, पोलैरिटी है ही नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम आउट हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल शेप में सिर्फ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल आए। अगर मैं लिखूं सपोज करिए ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, बस लीगेंड एक जैसे होने चाहिए, मींस एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं CO2, ये आपने पढ़ लिया, लिखूं H2, वो भी हो गया, N2 लिख दूं, वो भी हो गया, O2, वो भी नॉन पोलर। अगर मैं लिखूं BF3, तो ये ट्राइगोनल है, तीनों ही लीगेंड एक जैसे हैं, परफेक्ट शेप है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। अगर मैं लिखूं CCl4, वो भी ऐसे ही है। तो इस तरीके CH4, ये भी एक जैसे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास डाइपोल मोमेंट 0 वाले हैं, जो पेपर में आ सकता है, और ये बहुत सारे MCQs को यहाँ पे कवर कर दिया मैंने। ठीक है, बट अगर मॉलिक्यूल हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आएगा, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाना है वो ये है कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये मैं ना जाते जाते सॉल्व करके जाऊंगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का ये भी होता है, ये हमें देता है सारा कि पहले का डाइपोल मोमेंट इतना है जी, दूसरे का डाइपोल मोमेंट इतना है, बताओ कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, और थीटा भी देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का ही फॉर्मूला है, ये फिजिक्स में सभी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन एट द एंड। अब डाइपोल मोमेंट की क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा दिए। अगेन, अगर मेरे पास डाइपोल मोमेंट 0 है, तो मैं बोलूंगी, अगर आपसे पूछे कि बॉन्ड बताओ कैसा है, फिर मैं क्या लिखूंगी कि बॉन्ड नॉन पोलर है, पता ही है। और अगर मेरे पास डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली कौन किस तरह का बॉन्ड है, वो पोलर बॉन्ड है। पहला क्वेश्चन इस तरह से आता है। सेकंड आपसे पूछ लिया जाता है जी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताइए, अभी किया, आपको करवाया है मैंने। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का पीछे भी फॉर्मूला था, अभी बता भी देती हूँ। एक और है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये न्यूमेरिकल आता है कई बार, ठीक है, बट हमारे केस में कभी नहीं आया, और मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद थ्योरेटिकल वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपको दी होंगी, ठीक है, तब आप निकाल पाएंगे, इंटू 100।
तो ये आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। बट इससे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी भी ज्यादा, उतना ही परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज्यादा, जिसका क्वेश्चन पेपर में ऑर्डर के फॉर्म में पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अच्छा, कई लोग ये कंसीडर करते हैं, मान लो वाटर है या SO2 है, आपको लगता होगा ये लीनियर है। ये लीनियर नहीं है, ये बेंट है, इसकी शेप भी हमारे पास बेंट या वी शेप होती है, तो इनका डाइपोल मूवमेंट होता है, ये डाइपोल मूवमेंट पोजेस करते हैं, ठीक है। तो सेम अगर मैं अमोनिया लिखूं, ठीक है, अमोनिया आपको लगता होगा कि ऐसे है, तो ये तो सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ऊपर एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से सिमेट्री बिगड़ती है, तो इसका भी डाइपोल मूवमेंट होता है। तो अगेन तीन चार चीजें जितनी पेपर में बताई हैं वो पेपर में आने के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है क्वेश्चन सिस ट्रांस का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा कि अगर, तो मैंने जैसे ये लिखा, ठीक है, ये मेरे पास सिस है, ये मेरे पास ट्रांस है। ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट मेरे पास जीरो होगा और सिस का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, यहाँ पे 1.9 dy है। जैसे ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस कोई स्पीसीज है, ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस मेरे पास स्पीसीज थी जिसमें मैंने सिस बनाया, ट्रांस बनाया, तो ऐसी केसेस में हमेशा ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट बहुत बहुत कम होता है सिस के कंपैरेटिवली, ठीक है, याद रह जाएगा। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, मैं गारंटी दे सकती हूँ आधी से ज्यादा जनता इसको गलत करके आएगी, आधी क्या, मेजोरिटी ऑफ बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट शुड बी नोटेड दैट इफ टू ग्रुप्स हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और ये लिखा भी नहीं होता बुक्स में, देन ट्रांस आइसोमर हैज मोर डाइपोल मूवमेंट देन सिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको ऐसे देगा और हम झट से टिक मारते हैं, ट्रांस पे जो गलत हो जाता है। तो अगर मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, देखिए, अब इन्होंने क्या किया, एच एच तो कॉमन पड़ा है, ऐसे केसेस में आपको दो स्पीसीज जो दी जाएंगी वो डिफरेंट होगी, समझ गए, एक तो हाइड्रोजन दे देगा, बाकी दो स्पीसीज आपको क्या करेगा, डिफरेंट दे देगा। हाइड्रोजन को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ट्रांस है, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं तो ये सिस है। अब मेरे को ये बताइए, जो दो बाकी बची हुई स्पीसीज हैं उसको अगर देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इफ टू groups on the double bond has different type of behavior, at that time trans is having more dipole moment than cis। very important and tricky question जो हमेशा पेपर में गलत हो सकता है, ठीक है। सो नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए टाइम लगा रही हूँ क्योंकि पता है आपको हर बार यहीं से क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है। अगर मैं लिखूं कि मेरे पास, सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको कि 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, जो हम गलत करके आते हैं अगेन, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत बच्चों की गलत करने की है। यहाँ पे याद रखिए, अगर ऐसा कुछ पेपर में आता है तो दिस इज ऑर्थोस्पीसिस, ये 1,3 वाला क्या होता है बच्चे, मेटा, 1,2,3,4 ये क्या है, पैरा। इस केस में ऑर्थो का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा, देन मेटा, देन पैरा। बहुत एमसीक्यूज में पूछा है, ये क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी इस तरीके का पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, लास्ट, कई बार बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मत लीजिए,
यूजली आपकी बुक्स में नहीं होता तो हम इसको छोड़ ही देते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट। ठीक है जी, तो होपफुली यहाँ तक का काम सभी को समझ आ गया होगा, इंटरेस्टिंग भी था। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पिक्चर भेजूंगी, वो सभी ने याद करनी है। ठीक है, काफी सारा काम यहाँ तक कर लिया हमने। अब यहाँ से एक चीज और कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज इफ मॉलिक्यूल इज mx2 टाइप, if molecule is mx3 type और if molecule is mx4 type, ये दो तीन चीजें हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है और इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 है, तो बताओ कि इसकी शेप क्या होगी। हजारों पेपर्स में ये क्वेश्चन आया है बट इट इज नॉट रिटन इन आवर बुक्स। सो इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए कि अगर मॉलिक्यूल mx2 है, mx3 है, मतलब जैसे BCl3 है ऐसे, ठीक है, जैसे SO2 है, ऐसा कुछ मैं लिख दूं कि कोई भी ऐसी स्पीसीज दे दूं, होता नहीं है इनका जीरो नहीं होता वैसे, ठीक है, नॉर्मल बताया कि mx2 क्या होता है। तो ऐसी स्पीसीज अगर जिनका शेप इस तरह का है, डाइपोल मोमेंट 0 है, तो mx2 टाइप वाले लीनियर होंगे, ये वाले ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, और mx4 वाले टेट्राहेड्रल शेप से बिलोंग करेंगे। ये याद रखिएगा, दोनों का आपस में रिलेशन, तीन ही चीजें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फजान रूल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन द एंट्रेंस लेवल ऑफ इंडिया, तो आपके पेपर में यहाँ तक का जितना काम करवाया आ सकता है। फजान रूल क्या बोलता है, स्मॉलर इज द साइज ऑफ केटायन, smaller is size of cation, larger is size of anion, larger is size of anion, more is polarizing power, more is polarizing power, more is covalent character, more is covalent character। कभी भी पेपर में कोवलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने क्या करना है, फजान रूल लगाना है। लेस इज आयनिक करेक्टर का मतलब बताइए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे क्योंकि आयनिक करेक्टर कम हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो नाउ वी आर डूइंग एमसीक्यूज। थक गई मैं बोलती बोलती, जस्ट 2 मिनट ले रही हूँ, क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो वी हैव रिटन द क्वेश्चंस ऑफ फजान रूल। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे फ्रेम आउट करता है कि बताओ जी आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा है, कोवलेंट करेक्टर किसका ज्यादा है, तो हम किस तरीके से इसको करेंगे। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैं एक करूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन कि कोवलेंट करेक्टर बताओ जी किसका ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं LIL, LICl, LIBr, LII, तो सारे स्टूडेंट पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपने ये लिखना है कैटायन, यहाँ लिखना है एनायन। ठीक है, लिखिए कैटायन कौन सा है, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, एनायन F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो अब याद करनी है शेप, ठीक है, साइज याद करना है। यहाँ तो जो चीज कॉमन है उसको हम छोड़ दिया करते हैं, फजान रूल को अब अप्लाई करना है। फजान रूल क्या कहता था कि हमारे पास कैटायन साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन साइज क्या होना चाहिए, बिगेस्ट होना चाहिए, फिर ही पोलराइजेशन पावर ज्यादा, फिर ही कोवलेंट करेक्टर भी ज्यादा। अब मेरे को ये बताइए
जब हमने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रिमाइंड किया तो कैटायन तो सेम है, छोटा क्या देखेंगे, ये तो सेम है, कैटायन को स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दीजिए। नाउ इफ कैटायन इज सेम वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन एनायन, व्हिच इज द बिगेस्ट एनायन, smaller is the size of cation, cation same है, larger is the size of anion, this is the highest in the size, so more is the polarization power, more is the covalent character, so this is the type of questions। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लिखूं NaCl, अगर मैंने लिखूं MgCl2, अगर मैंने लिखा AlCl3, ऐसी स्पीसीज जिसमें आपको लगता है कि एनायन सेम तो है बट चार्ज का डिफरेंस पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ सोडियम पॉजिटिव है, ये Mg2 पॉजिटिव था, ये Al3 पॉजिटिव था, एक ही लिख लीजिए, सिर्फ कैटायन से भी काम हो जाएगा, जरूरी नहीं हमें दोनों ही चाहिए, एक भी हो गया तब भी काम हो जाएगा। अब यहाँ मुझे ये बताइए कि जो चार्ज है किसका बड़ा है, तो हम लिखेंगे कि अगर मेरे पास चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास चार्ज बढ़ता जा रहा है तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगी कि मेरे पास कोवलेंट करैक्टर जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देगा, तो सीधा ये लिख दीजिए, फिर ऐसे आपको ऊट पटांग चीजों के लिए क्वेश्चन में साइज के ट्रेंड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज है, तो याद रखिएगा चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है तो कोवलेंट करैक्टर इसका ज्यादा है, अगर कोवलेंट करैक्टर इसका ज्यादा है आयनिक करैक्टर इसका कम है, ठीक, सॉरी आयनिक करैक्टर इसका ज्यादा है, तो फिर आपको ऐसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका है किसका नहीं। ठीक है, एक बार मेरे को चेक कर लेने दीजिए कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं, सो जस्ट वेट कि मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एवरीथिंग इज ओके और नॉट, दिस इज ओके, दिस इज ओके, यहाँ ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। If charge is more, beta covalent character is more, please write down, sorry, covalent character is more, कर लीजिए। So this is all about the questions related to Fazan rule, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखते जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, तो कैटायन सेम है, एनायन चेंज होता जा रहा है, कोवलेंट करैक्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे 50 बार आया हुआ है, आपको मेरी वॉइस सुन रही है सभी को, यही फिक्र लगा हुआ है कल, ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आपको ये पता है कि 3 एटम ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो हमारे पास है जी, उसमें हमारे पास है FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये सिर्फ 3, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये करेगा, फिर ऑक्सीजन करेगा, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है। ठीक है, अब यहाँ से 3-4 चीजें पेपर में आती हैं, एक तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक इंटर, ये सुन लीजिए फटाफट से क्योंकि हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे। इंट्रामोलिक्यूलर होता है जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, और इंटर मॉलिक्यूलर में जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर में। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं HF है, वो दूसरे HF के साथ, वो तीसरे HF के साथ, ऐसे अमोनिया है वो करता जाएगा एक दूसरे के साथ, है ना। उसके बाद मैं पानी का लिख दूं, पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बनाते हैं। अब फॉर्मिक एसिड, एसिड याद रखिए कोई भी एसिड आ जाए जिसमें COOH ग्रुप है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमर बनाता है जिससे वो स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्टेबल हो गया तो हमारे पास इसको तोड़ना इम्पॉसिबल रहेगा। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस एक है पैरा क्लोरोफिनोल, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जो हमसे नहीं हो पाते, वो क्या है देखिए, अगर मैं लिखूं CH3CH2OH, आज काफी टाइम हो गया,
8 बजे तक क्लास लेंगे, उसके बाद जो बचेगा आई विल सी। ये है, ठीक है जी। अब हमारे पास अगर मैं लिखूं कि ये 3 स्पीसीज हैं, बताओ जी इसमें हमारे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका मैक्सिमम है। तो हम ये लिखेंगे, या फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, किसकी ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी विस्कोसिटी का एक्सटेंट भी उतना ज्यादा। ये बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन फ्रेम आउट हुआ है, सो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि यूजली ये हमें बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी हमारी तब ज्यादा होगी जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और जितने OH ज्यादा हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी ज्यादा होगी। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है, ठीक है, जहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 3 एग्जाम्पल ज्यादातर हमारी बुक्स में लिखे होते हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ से ये क्वेश्चन हमें नहीं आता होता जो हम लोगों ने याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पीडीएफ में से जो आया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को ये मजाक लगता है, कई बच्चों को पढ़ते नहीं हो, ठीक है, और ये याद रखिएगा पेपर सच में यहाँ से फ्रेम आउट होता है। मैं दिखाती हूँ आपको, रुकिए, मुझे स्लाइड्स ऐड कर लेने दीजिए, ठीक है, कम कम रह गया। हाँ जी, फिर मुझे बता दिया करो बेटा, क्योंकि ना मुझे ये था कि ये जर्नली आपने लिखा ना, बच्चों ने उस दिन बोला, मुझे बोल दिया करो जिस दिन होती है, ठीक है, हम 6:15 कर लेंगे, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को भी ट्रबल होती है, या मैं डेली 6 बजे ही रखूंगी। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखिए, मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन था, याद करिए, आपके पेपर में आया हुआ है या प्रीवियस ईयर, और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट का पीडीएफ में पड़ा है, तो नए बच्चों को मैं ये बता दूं, आप पेपर चेक कर लीजिए, एक चैप्टर लेके सारी स्टेटमेंट इसमें से सेम आई है। आपसे ये पूछा गया था कि बताओ जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा है, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फ्लोरीन वाले की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन वाले की, फिर ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपको ये पूछे, इधर देखिए, FHO लिख दूं मैं, अगर मैंने लिखा FHF, उसके बाद मैं लिखूं OHO, ऐसा ऐसा कुछ भी पेपर में दिया जा सकता है, बट फिर आपको देखने से पता चल जाएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। फिर ना आपने ये देखना है, कई बार बॉन्ड एनर्जीज मेंशन कर देता है, जैसे मैं लिखूं इसकी ये क्वेश्चन था पेपर में, साथ में बॉन्ड एनर्जीज मेंशन की गई थी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जैसे इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। इससे ये शो होता है कि बॉन्ड स्ट्रांग है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये एक फैक्टर है, यूजली 3 आइटम्स को देके क्वेश्चन वो नहीं पूछता, एक आइटम वो कॉमन रखता है, बाकियों को चेंज करता है जब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम आउट हुए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंट थिंग्स एट द एंड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, जैसे क्वेश्चन हजारों बार हमारे पेपर में भी आ गया कि न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है, कौन से फोर्सेस से बनता है, ये सिमर ने क्वेश्चन भेजा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है, ये आपने याद रखना है, चाहे आप बायोमोलिक्यूल्स में ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल, बहुत पेपर्स में क्वेश्चन आया है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो पूछता है कि कितनी बॉन्डिंग ये कर सकता है, 4। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितनी बॉन्डिंग करता है आगे, 4 करता है। अब क्वेश्चन और मेल्टिंग पॉइंट का अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज मैंने लिखा H2O, HF, ठीक है, और अमोनिया, ठीक है,
पहले तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लीजिए, इन तीनों का अगर आपस में कंपैरिजन किया हो तो HF का ज्यादा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली ये डाटा आता है जो आप लोगों ने एक बार देख लेना है, याद रह जाएगा आपके। ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चंस भेजूंगी इसके साथ के, आप लोगों ने कर लेने हैं अगेन। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते थे, वी हैव डन दिस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ये पी ब्लॉक में भी करवाया जाएगा। जैसे वाटर है, उस पे अगर मैं बोलूं कि इनमें से मुझे ये बताइए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो यूजली हमारे पास ना ये होता है क्या, कि जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लिखते हैं कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जर्नली इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इनका पी ब्लॉक में ये सबसे मैक्सिमम पे चला जाता है। ये हो गया अपने ग्रुप में जैसे HF, ठीक है, ये लिखा मैंने। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें इसका मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जैसे अमोनिया लिखें, NH3, ठीक है, उसके बाद PH3, ASS3, ये वाला। ठीक है, ये पी ब्लॉक में आएंगे क्वेश्चन, बट ये अपने अपने हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इनका हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे होना ये चाहिए था, बट ये लोग क्या करते हैं, ये अनएक्सपेक्टेडली हाई होके यहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ अगेन फॉर द पेपर, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। कि मान लो मैंने लिखा एक क्वेश्चन हमने किया था, मेरे को नहीं मिल रहा, सपोज मैंने लिखा जैसे CCl4, CHCl3, CHCl2, CH3Cl। मुझे बताइए कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, फटाफट से बताइए। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, फटाफट से बोलिए प्लीज। ये वॉइस नहीं आ रही आप लोगों की। ये आपको पता है कि यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन आप इंक्रीज करते जाएंगे, डाइपोल मोमेंट हमारा बढ़ता जाता है। लिख लीजिए, जैसे जैसे हाइड्रोजन इंक्रीज करते जाएंगे डाइपोल मोमेंट मेरा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है, 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं बीच में ही। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है शेप्स का। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चंस करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में आपने फॉर्मूला यूज करके ही निकालना है। अगर पेपर में आता है तो ट्राई टू यूज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का बच्चे फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए। यस, एनी वन ऑफ यू। जी, हाइब्रिडाइजेशन का आप लोग बोल रहे हैं या नहीं, मुझे सुन क्यों नहीं रहा। हाँ जी, हाफ ऑफ द, पूरा मेथड बोलिए। हाफ ऑफ द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट स्पीसीज। मैं करती हूँ। This is valence electron. This is monovalent species. Charge of anion, charge of cation. ठीक है, ये है। अगर सपोज करो मैं CO2 लिखूं, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2। पहले तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, क्योंकि सेंट्रल में ये है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं बताओ, 4। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी। क्या यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट स्पीसीज है? मोनोवेलेंट स्पीसीज बच्चे होती है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, या ऐसी स्पीसीज जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वो होती है मोनोवेलेंट। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसे यहाँ हाइड्रोजन हो, नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी, 0। ठीक है, कैटायन नहीं है, एनायन भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो 2 आ जाता है। सो जस्ट वेट करिए, मैं आपको क्वेश्चन देके जा रही हूँ, इसको करिए। ठीक है, निकालिए प्लीज, ClF3 को निकालिए, Xenon 4 को निकालिए, PF5 निकालिए। ठीक है, इसको करिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख जाती हूँ, sp3d, इसका है sp3d2, PF5 का होता है sp3d। ठीक है, ये चीज। और अगर मान लो कोई कैटायन है, ये भी सुन लीजिए, ठीक है, उस टाइम पे जैसे मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बचे 3 होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, मोनोवेलेंट स्पीसीज, तो मोनोवेलेंट स्पीसीज क्या है हमारे पास, एक है। हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज होता है, तो कितनी मोनोवेलेंट स्पीसीज हो गई, 4। चार्ज ऑफ कैटायन कितना है, +1, एनायन तो है ही नहीं है, तो फिर फॉर्मूला कैसे लगेगा, 1/2, 3, नाइट्रोजन का 5 होता है, 5 + 4, कैटायन के चार्ज को माइनस करना होता है, -1 + 0, तो कितना निकला, 4। 4 क्या होगा, sp3। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे पास आती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बेसेपर थ्योरी। बसेपर थ्योरी के सभी स्टूडेंट्स ने, मैं बता देती हूँ काम, बसेपर के आपके पास बुक होगी, नोट्स होंगे, आप लोगों ने पोस्टुलेट्स एक बार जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि पोस्टुलेट्स पे हर बार ये लोग आजकल क्वेश्चन को फ्रेम आउट कर देते हैं, लिख देंगे कि बताओ जी बसेपर थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट ठीक है, कौन सा नहीं है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखिए, बसेपर थ्योरी ने ये बताया कि अगर हमारे पास, ठीक है, मैं जर्नली लिख देती हूँ, ठीक है, ये चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही याद ही रखना पड़ेगा, बसेपर का कोई लॉजिक नहीं है। बसेपर थ्योरी ने जैसे ये बताया कि हमारे पास जैसे बॉन्ड का नंबर, मैं जर्नल सा चार्ट बनाती हूँ, बाकी आपको फुल भेज दिया जाएगा, जैसे लोन पेयर है, जैसे इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया, उसके बाद मैं A+B करूंगी। ठीक है, उसके बाद बसेपर से इसको कैसे लिखते हैं और उसकी शेप क्या होगी या ज्योमेट्री क्या होगी। बसेपर थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन के साथ चीजों को रिलेट किया था, और उसने ये बताया था, ये चार्ट सभी ने याद रखना होगा, और कभी भी बसेपर पे क्वेश्चन नहीं आता यूजली, क्योंकि और बड़ी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, हमारे मेजर पेपर्स वहां से निकल गए हैं, बसेपर पे आज तक हमारे पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अब देखिए, मान लो 2 बॉन्ड है किसी जगह, लोन पेयर नहीं है, इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 2 + 2, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैसे लिखेंगे, मतलब 2 चार्ज क्लाउड है, तो AX2 टाइप की स्पीसीज में ऐसा होता है, AX2 टाइप की स्पीसीज है तो स्पीसीज मेरे पास लीनियर होगी। अगर मेरे पास किसी भी जगह सपोज 3 बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, इनको जोड़ा 3, तो यहाँ मैं लिखूंगी AX3, ये नंबर मैं यहाँ नोट करती जा रही हूँ। तो आपको ये पता है कि 3 बॉन्ड इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं बेटा, ठीक है, तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, रहने दो बेटा कोई बात नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया लीनियर। बट अगर 3 बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है, तो ये ना चेंज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ऐसी शेप है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो हो सकता है इसकी शेप ऐसे भी हो, जैसे ये सेंट्रल एटम है और एक लोन पेयर लिख दिया, तो बेंट शेप भी तो होती है,
जैसे वाटर है। ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं बताओ? दो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड। लोन पेयर है, एक होता है या दो होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, वाटर में दो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। मैंने इसको चेंज करो, रुकिए, SO2 का एग्जांपल आएगा यहाँ पे। एक बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। SO2, SO2 की एग्जांपल देखिए, सल्फर, ये वाला ऑक्सीजन, और इसके ऊपर एक हमारे पास लोन पेयर होता है। दो बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, ये भी तीन बन गए। तो इसका मतलब अगर ये पॉसिबिलिटी भी है, तभी भी उसकी शेप हमारे पास या तो ये बन सकती है या फिर बेंट बन सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज इन लोगों ने दी कि हमारे पास ये है। जैसे अगर मैं लिखूं मेरे पास चार की पॉसिबिलिटी है, तो वो AX4 स्पीसीज हो जाएगी, टेट्राहेड्रल है। बट जरूरी नहीं है कि टेट्राहेड्रल है, चार है तो टेट्राहेड्रल ही बनेगा। हो सकता है कि तीन तो बॉन्ड हो, एक लोन पेयर हो सकता है दो बॉन्ड हो, दो लोन पेयर हो। ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, ये भी तो चार ही बना रहे हैं टोटल में। तो अगर जैसे मैं लिखूं कि अमोनिया है, तीन बॉन्ड थे, एक लोन पेयर था, तो वो भी तो टेट्राहेड्रल था। अगर मैं लिखूं कि वाटर है, दो बॉन्ड है, दो लॉन पेयर है, तो कायदे से वो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से ही बिलोंग करना चाहिए था। बट लोन पेयर की वजह से उनकी ज्योमेट्री खराब हो जाती है, तो हम लिखते हैं कि ये बेंट शेप है। ये वाली क्या है? पिरामिडल शेप। तो 4 नंबर बेसिकली वेसेपर ने बताया कि टेट्राहेड्रल होगा। होना अमोनिया और वाटर का भी टेट्राहेड्रल चाहिए था, बट लोन पेयर की वजह से उनकी रिपल्शंस आपस में इतनी हो जाती हैं कि टेट्राहेड्रल शेप डिस्टॉर्ट होके नई शेप बना देती है। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन निकली तो हमारे पास वो लीनियर आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ट्राइगनल प्लेनर आता है, 4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल आता है। बट लोन पेयर से शेप आती है, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री का पता चलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में पूछता है। लोन पेयर से वो शेप बोली जाती है, हाइब्रिडाइजेशन से हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। तभी स्लैश करके लिखा हुआ है। तो ये फुल चार्ट है, आई विल सेंड यू द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ यही चीजें पूछी जा सकती हैं कि इसकी शेप क्या है भाई, इसका ये क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो मैं लिखूं इथेन, इथीन, इथाइन, ऐसे। पहली बात तो याद रखिएगा, बताओ जी रेक्टिव कौन है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने आने चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं वो निकालना आना चाहिए। तो याद रखिए, पाई बॉन्ड जितने बढ़ते जाते हैं, रेक्टिविटी जर्नली इंक्रीज होती जाती है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो भी होगा आपको उस हिसाब से ही देगा, जहां पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा होंगे उसी को टिक मार के आना। ठीक है जी। और यहां से सेकंड क्वेश्चन जो फ्रेम आउट होता है बॉन्ड लेंथ का, और नेक्स्ट क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी का। रेक्टिविटी लगा लो, स्ट्रेंथ लगा लो, है ना, तीनों चीजें। ये MCQ है बच्चे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमारे पास सिंगल बॉन्ड की ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। बॉन्ड एनर्जी, रेक्टिविटी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डबल, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये तीन चीजें हैं जो कई बार पेपर में पूछता है, ये भी आपको ध्यान रहे। ठीक है जी। सो
हेलो। क्लास सही चल रही है सोनिया। एकता वॉइस आ रही है बेटा? ठीक है, मेरा सुन रहा है ना? बच्चों ने लीव कर दिया, मे भी टाइम ज्यादा हो गया इसलिए। ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है जी। हाँ जी। करती हूँ। ठीक है। चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, जितना बॉन्ड डायरेक्शनल होगा, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बॉन्ड अगर डायरेक्शनल है, मोर इज बॉन्ड डायरेक्शनल करेक्टर, हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी हमारे पास ज्यादा होगी। तो इस तरीके से कई बार ना ऐसे पूछता है, जैसे sp3, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन करेक्टर ज्यादा, ये ना फिर हमें पेपर में जब आते हैं तो पता नहीं चलता। तो मैंने क्वेश्चन ही इसको निकाल के ना ऐसे फ्रेम आउट कर दिया। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा करेक्टर ना बेटा एस का होता है। अगर sp3 के साथ जुड़ जाता है, sp3 का सबसे ज्यादा बॉन्ड करेक्टर होता है। अगर पी करेक्टर पी कम करते जा रहे हैं, जैसे p2 हो गया, फिर p हो गया, फिर अकेला p हो गया, फिर sp हो गया, फिर ये, है ना? तो इस तरीके से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस चीज को ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। हेड ऑन ओवरलैपिंग अगर आप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू साइड वाइज ओवरलैप के। ठीक है बेटा, साइड वाइज ओवरलैप के, जैसे पीपी, एसपी, एसएस और इट इज मोर देन पीपी। ये ना याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन है और यहाँ पे साइड वाइज या फिर लेट राइट। कई बच्चों की मैथ की क्लास है, मेरे को मैसेज आ गया, आप लोग लीव कर दीजिए। मैं भी ये स्लाइड पूरी करके क्लास लीव करूंगी। उसके बाद बच्ची को खाना खिलाने के बाद मैं, जब वो सो जाएगी, 9:30 बजे वापिस का थोड़ा सा लेक्चर जो बचा हुआ है वो रिकॉर्ड करूंगी। अगर आपका मन हुआ आ जाइएगा, अदरवाइज आप मैथ की क्लास अटेंड करिएगा 10:30 बजे तक, तब तक मेरी वीडियो पूरी हो जाएगी, तब उसके बाद में ये पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है। सो ये सारे पार्ट बेटा जितने भी मैंने लिखे हैं, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है। और यहाँ से मेजर पार्ट जो याद रखने वाला है और जो याद रहता भी नहीं है, वो क्या है? देखिए, D2sp3 एक ऐसी इकलौती हाइब्रिडाइजेशन है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आपको मिलेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है ये। डी ऑर्बिटल DsP2 में अगर बात करें, कौन सा यूज होता है? dx² माइनस वाई स्क्र। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये हमारे पास कौन सा यूज होता है? dz²। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है? दो यूज होते हैं बेटा, dx² माइनस वाई स्क्र और dz²। और sp3d3 में तीन यूज होते हैं, dxy, dyz, dzx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर जो हमें याद नहीं रहते, बस आपने ये पढ़ लेने हैं, आपके पीडीएफ से निकाल के मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा कि DsP2 में बताओ जी कौन सा d ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो ये याद रखना है। ठीक है, sp3d में ये यूज हुआ है, sp3d2 में ये दोनों आ जाएंगे, और sp3d3 में तीनों ही अलग हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। सो लास्ट में हम इसको बाइंड अप करते हुए खत्म करते हैं। जो स्टेबिलिटी है किसी भी चीज की, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। मम्मी बस एक मिनट। रेजोनेंस एनर्जी, उसके बाद इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेक्टिविटी, क्योंकि जो जितना स्टेबल है वो उतना कम रेक्ट करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, so you can leave the class, so I will record the another lecture in the next session। ठीक है, रात को ही रिकॉर्ड करूंगी, तो सारे स्टूडेंट जो वीडियो सुन रहे हैं आप लोग उसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, आज रात को ही वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चाहे उसको सुबह देख लेना, क्योंकि मुझे इस चैप्टर को ऐसा कंप्लीट करवाना है कि आपको बुक देखने की जरूरत ना पड़े। सो आई एम जस्ट इंक्लूडिंग ऑल द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये जितना काम किया है वो एमसीक्यूज को इनकॉर्पोरेट किया है मैंने, तो इट विल टेक सम टाइम। सो आई हैव टू रिकॉर्ड द अनदर सेशन आफ्टर द डिनर। ठीक है, बच्ची को सुला के उसके बाद करूंगी। सो यू कैन अटेंड द मैथमेटिक्स क्लासेस जिनकी भी हैं। सो बाय बाय एवरीवन। ओके।